हेलो फ्रेंड्स। अब अपन देखते हैं भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, पार्ट वन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, अब इसमें वही है, अपन जैसे जो मैंने आपको बेसिक फ्रेमवर्क बताया था उसके हिसाब से अपन चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जैसे देखो, ये फाइल थी अपनी फर्स्ट, मैंने आपको बताया था कि ये टेबल अपन हर जब पार्ट चालू होगा तो उसके शुरू में ये टेबल देखेंगे। तो देखो भाग एक अपन जैसे इसमें देखेंगे, भाग एक, ठीक है ना, भाग एक अपन देखेंगे, भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है ना, और इसमें आर्टिकल आएंगे 1 से 4 तक। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं भाग एक। ठीक, भाग एक में सबसे पहला आर्टिकल 1 से 4 है पार्ट वन में। तो सबसे पहले अनुच्छेद एक देखते हैं, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या है डेफिनेशन कि इंडिया यानी भारत। ठीक, अब देखो मैं आपको बेसिक चीजें बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आर्टिकल की जो परिभाषा है ना, ये बिल्कुल मैंने सिंप्लीफाइड वे में लिखी हुई है। जो अपना बेयर एक्ट है, डिगलॉक्ट एडिशन में द्विभाषा जो एडिशन है लॉ पब्लिकेशन का, उसको आप देख सकते हो। उसमें थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, तो मैंने यहाँ सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ है। ओके, तो इंडिया यानी भारत, ठीक है, दो शब्द हैं इंडिया और भारत, इसमें हिंदुस्तान कहीं भी नहीं है, समझना ये है। ठीक है ना, इंडिया दैट इज भारत, या इंडिया यानी भारत। राज्यों का क्या होगा, संघ यूनियन होगा। ठीक है, ये संघ है, यूनियन। ठीक है, यूनियन का ट्रांसलेशन है संघ, जैसे अपन बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है ना, यूनियन, तो उसको बोलते हैं अपन यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन का जो ट्रांसलेशन है दैट इज संघ। ठीक है, इंडिया यानी भारत राज्यों का यूनियन होगा, न कि राज्यों का समूह, परिसंघ या फेडरेशन। समझ रहे हो? तो लाइन मतलब क्या है कि इंडिया डेट इज भारत राज्यों का क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन है। ये परिसंघ या फेडरेशन नहीं है। एक्चुअली जो यूएसए है ना, वो फेडरेशन है, परिसंघ है, और अपन जो है वो यूनियन है, संघ है। ठीक, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इस लाइन से, इसी लाइन से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अपन देखेंगे तो और समझ में आएगा। बाकी इंडिया, भारत, यूनियन, संघ, ये अपन को याद रखना, और आर्टिकल 1 है। ठीक है ना, शुरुआत ही इसी से होती है, इंडिया दैट इज भारत। जैसे अपन ने प्रस्तावना की शुरुआत किससे देखी थी, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ऐसे अनुच्छेद 1 पहला जो आर्टिकल है संविधान का, वो स्टार्ट किससे होता है, इंडिया यानी भारत। तो आर्टिकल तो ये बोलता है वो संघ, और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, उसमें इस तरह से वर्णन है ऐसे। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। फिर क्या है कि ये जो व्यवस्था है ना, ये दो बातों को परिभाषित करती है। इंडिया दैट इज यूनियन जो है, ये लाइन जो है, ये दो बातों को परिभाषित करती है। ठीक, ये दो बातें कौन कौन सी, ये व्यवस्था दो बातों को अंकित करती है। एक, देश का नाम इंडिया दैट इज भारत, और दूसरा राज पद्धति की कैसी राजपद्धति होगी। राज्यों का संघ उक्ति को परिसंघ के स्थान पर महत्व देने के दो कारण है। मतलब अपन ने इंडिया को क्यों नहीं बनाया फेडरेशन, परिसंघ बना सकते थे अमेरिका की तरह। ठीक है ना, लेकिन इसलिए नहीं बनाया कि अपने जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जैसे रियासत थे, प्रांत थे, रियासत मतलब जहाँ राजा वगैरह थे, प्रांत जहाँ ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे। तो ये सारी जो अपने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, उसके कारण से अपन ने परिसंघ को महत्व नहीं दिया, यूनियन को दिया। एक्चुअली क्या होता है, यूनियन में सेंटर की ज्यादा चलती है संघ में, और फेडरेशन में उसकी जो संघ की इकाइयां होती हैं उनकी भी उतना ही महत्व होता है जितना सेंटर का होता है। ठीक है ना, तो संघ के अंदर कंपेरेटिवली केंद्र सरकार की पलड़ा ज्यादा भारी होता है कंपेरेटिवली। ठीक है, तो राज्यों का संघ मतलब भारत ने राज्यों के संघ को परिसंघ के स्थान पर महत्व देने के दो कारण है। भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका संघ में। ठीक है ना, मतलब कोई समझौता नहीं हुआ था। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुए थे सरदार पटेल के समय, तो उसमें बस वो यूनिलेटरल था, एक पक्षीय। ठीक है ना, उसमें केंद्र सरकार ने सारी अपनी परिभाषाएं मतलब शर्तें रखी थी, और वो राज्यों को, रियासतों को माननी जरूरी थी। ठीक है ना, तो कोई समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब आज जैसे मान लो राजस्थान चाहे तो भारत से अलग नहीं हो सकता। समझ रहे हो, राजस्थान चाहे तो भारत से अलग नहीं हो सकता। हाँ, भारत सरकार चाहे कि कुछ हिस्सा राजस्थान को, जैसलमेर को दिया जाना चाहिए, मतलब राजस्थान का कुछ हिस्सा, जैसे जैसलमेर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए, तो वो भारत सरकार दे सकती है, लेकिन संविधान संशोधन के थ्रू दे सकती है। समझ रहे हो, तो राजस्थान अलग नहीं हो सकता चाहने पे। लेकिन जैसे अमेरिका परिसंघ है, आज अमेरिका कोई राज्य है। ठीक है, यूएसए अपन बोलते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, तो वो एक एग्रीमेंट से यूनाइट हुए हुए हैं लिंकन के समय। ठीक है, तो अपने वाशिंगटन के समय जो हुआ,
तो वो चाहे तो अलग हो सकते हैं। आज कोई चाहे जैसे शिकागो स्टेट है वहाँ का, तो वो अलग हो सकता है अमेरिकन फेडरेशन से, लेकिन ऐसे इंडिया में नहीं है। तो भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है, और दूसरा, संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार किसी भी राज्य को नहीं है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनका क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। तो पहला आर्टिकल जो है, उसी से पहला शेड्यूल जो है वो लिंक्ड है। अब जैसे पहला शेड्यूल क्या है, जैसे अपन देखें, ये आओ कॉन्स्टिट्यूशन में इस टेबल में, तो देखो यहाँ शेड्यूल्स लिखे हुए लास्ट में, ये देखो। तो मैंने बताया था जब अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे ये। तो अनुसूची 1 जो है उसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, ये 28/8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 28/8 है वर्तमान की स्थिति, आज की जून 2020 की 28/8, मतलब 28 राज्य इस समय 28 राज्य इस समय इंडिया के अंदर है और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो पहली अनुसूची जो है ये पहले आर्टिकल से ही लिंक्ड है, ऐसे। ओके, ये पहली अनुसूची आ गई। तो ऐसे समय समय पे हर अनुच्छेद से अनुसूची लिंक होगी, हर आर्टिकल से कोई शेड्यूल लिंक होएगा, उसको अपन समय समय पे देखते जाएंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएंगी चीजें उपयुक्त समय पे, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनकी लिस्ट आगे है, सारा मिल जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि अनुच्छेद 2 में संसद कोई शक्ति है, देखो, ठीक है। ये शक्ति ना प्रधानमंत्री में ना राष्ट्रपति में, ये शक्ति किस में है? ये शक्ति संसद में है। संसद को शक्ति दी गई है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन हो सकता है, जैसे अपन स्कूल में एडमिशन लेते हैं, प्रवेश लेते हैं, या उनकी स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है, नए राज्यों को एस्टेब्लिश कर सकता है। तो प्रवेश करा सकता है नए राज्यों का, या स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। अब देखो क्या है, इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को ये 2 शक्तियां प्रदान करता है, ठीक है। तो क्या 2 शक्तियां? नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना, एडमिशन करना। समझ लो, जैसे अपन ने सिक्किम का एडमिशन किया, ठीक है। मान लो जैसे अपन कोई हिस्सा जैसे नेपाल को अधिकृत करते हैं, तो वो नेपाल जैसे जो अपने आ जाएगा और अपन फिर उसके नए जिले बना देंगे। नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, जैसे अपन देखते हैं तेलंगाना बनाई है 29वां, उससे पहले जैसे अपन देखते हैं छत्तीसगढ़, अपने झारखंड और उत्तरांचल बने, ऐसे। तो नए राज्य को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बात है अभी प्रवेश की और स्थापना की, एडमिशन की। ओके, ठीक है। तो एक संप्रभु राज्य होने के नाते, संप्रभु, तो संप्रभु जैसे अपन ने देखा था, सॉवरेन का मतलब क्या होता है प्रस्तावना में, कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के अंदर स्वतंत्र है। आज भारत को मान लो नेपाल को जीतना है, नहीं जीतना, तो ये किसी देश से पूछने की जरूरत नहीं, भारत को कभी भी जीत सकता है भारत, ठीक है ना। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। बस अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अपन की पालना करनी है, जैसे जो वियना संधि है, अंतर्राष्ट्रीय जो मॉडर्न जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो वियना संधि से ही गवर्न होता है, ठीक है ना। उस वियना संधि को फॉलो करना और अपन विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकते हैं। आज जैसे मान लो पीओके आज की तारीख में अपने से बाहर है, लेकिन कभी भी भारत सरकार चाहे उसका अधिग्रहण कर सकती है। उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है, जैसे दादर और नागर हवेली पुर्तगालियों के पास था, गोवा पुर्तगालियों के पास था, दमन एंड दीव पुर्तगालियों के पास था, पुडुचेरी पौंडीचेरी जैसे जो है ये फ्रांसीसियों के पास था, और सिक्किम, ठीक है। तो अपने एडमिशन किया है, दूसरे की विदेशी की अपन ने भूमि को लेकर भारत में उसको शामिल प्रवेश दिया। एस्टेब्लिशमेंट का मैंने आपको उदाहरण बताई है, तेलंगाना लेटेस्ट उदाहरण जैसे जो है, ठीक है। ये हो गया अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 में अपन ने पढ़ा प्रवेश और स्थापना, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे माइक्रो वाले टेबल में आ जाओ, माइक्रो वाले टेबल का पेज नंबर 2 देखो। अब उसमें देखो कैसे इसको पढ़ना है, देखो माइक्रो वाले टेबल को, पेज 2 ये रहा, ठीक है। तो अपन भाग 1 देख रहे हैं, भाग 1 में आर्टिकल 1 देख लिया, नेम, तो नेम देख लिया, इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन संघ। अब आर्टिकल 2 देखे, अनुच्छेद 2, प्रवेश और स्थापना देख लिया, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो है, ये ऐसे टेबल आपको मदद करेगी। तो देखो एक दिन आएगा जल्दी ही जब अपन ऐसे ही आप एक एक आर्टिकल को पढ़ते हुए टोटल 395 395 आर्टिकल आप पढ़ जाओगे इसी टेबल से। यही पेज रहेगा, यही अपना सोर्स रहेगा चैनल, और वही आप रहोगे और वही हम रहेंगे, और धीरे धीरे सारा कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ डालोगे। टोटल 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स, बेस्ट पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ओके, तो ये आया अपना पार्ट, मतलब शेड्यूल नंबर जो, सॉरी, आर्टिकल नंबर 2, प्रवेश और स्थापना, ऐसे। ओके, अब अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या? अनुच्छेद 3 भारतीय संघ में नए राज्यों के निर्माण, है ना, फॉर्मेशन
या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। लेकिन फिर वो ये शक्ति किस में है? ये शक्ति संसद में ही है ना। नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। देखो ये जैसे जो था ना, ये स्थापना वाला, यहाँ थोड़ा सा अपन को यूं ध्यान रखना, यहाँ स्थापना से ये वाली जो स्थापना है ना, ये जो मैंने ऊपर बता दिया, वो एक थोड़ा सा सेंस अलग है। ये जो स्थापना है ना, इस स्थापना का मतलब क्या है? ये जो स्थापना है ना, ये वाली स्थापना, इसका मतलब है कि अपन ने प्रवेश दे दिया, नए राज्य प्रवेश कर लिया भूमि का विदेशी, और उसको नए राज्य के रूप में अपन ने सामने लिया है। जैसे ये सिक्किम को अपन सामने लेके आए, ये यहाँ था, तो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग वहां हो गया। आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रवेश में विदेशी की भूमि को ले लिया और फिर नए राज्य को अपन ने उसमें स्थापित कर दिया, जैसे सिक्किम। ठीक है, ऐसे। ओके, अब अनुच्छेद 3 देखते हैं अपन, निर्माण। ठीक है ना, ये इसलिए अपन को अलग अलग समझना है क्योंकि नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल सही, यहाँ 2 और 3 में डिफरेंस नहीं होगा क्लियर। तो ऐसे थोड़ा सा वैसा आप इसको करेक्शन के रूप में देख लो, है ना। अनुच्छेद 3 के अंदर निर्माण फॉर्मेशन या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन अल्टरेशन से संबंधित है। तो निर्माण जैसे तेलंगाना हुआ, और परिवर्तन जैसे मान लो अभी अपन ने जम्मू कश्मीर विलोपित किया ही है 30 अक्टूबर 2019 को, ऐसे। और जैसे अपन जैसे देखेंगे 2000 में, जैसे मान लो बिहार से झारखंड बना, तो बिहार की बाउंड्री को तो अपन ने अल्टर किया ही, परिवर्तित किया बिहार की बाउंड्री को और झारखंड को बनाया। ऐसे एमपी की बाउंड्री को परिवर्तित करके अपन ने छत्तीसगढ़ बना दिया, यूपी की बाउंड्री को परिवर्तित करके उत्तरांचल बन गया, ऐसे। तो अनुच्छेद 3 संसद को निम्न कार्यों के लिए अधिकृत करता है। संसद को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं, किसको? संसद। एक, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण करना, जैसे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अपने झारखंड, उत्तरांचल, है ना, निर्माण करना नए को। जैसे तेलंगाना हुआ 2019 में 29वां राज्य, सॉरी नहीं 2029वां राज्य है ये तेलंगाना अपना। ठीक है, दूसरा बिंदु, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। जैसे पहले एमपी स्टेट जो था क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था, लेकिन फिर जब उससे छत्तीसगढ़ निकल गया तो वो नहीं रहा सबसे बड़ा, राजस्थान हो गया। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। फिर क्या, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, जैसे एमपी की सीमाओं में परिवर्तन होगा छत्तीसगढ़ बनने के बाद। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है ना। तो ये समय समय परिवर्तन होते आए हैं, कि संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता, इसके लिए साधारण से हो जाता है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं उत्तराखंड, उत्तरांचल, ऐसे। ठीक, इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया। क्या ये 2 शर्तें हैं? कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश, ये अध्यादेश नहीं है सॉरी, यहाँ पे ये विधेयक आएगा, है ना। कोई विधेयक पढ़ना, अध्यादेश तो अलग हो जाता है, यहाँ विधेयक अपन को पढ़ना है। विधेयक, कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में पेश होगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है, ऐसे जो आर्टिकल 3 से संबंधित होता है। अनुच्छेद 3 है ना, अनुच्छेद 2 जो है ना, प्रवेश और स्थापना, उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं चाहिए, अनुच्छेद 3 वाले में चाहिए। फिर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से संसद में पेश किया जाता है। संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है, ठीक है ना। यह मत निश्चित समय के भीतर ही दिया जाता है राज्य विधानमंडल द्वारा, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रपति अपनी संस्तुति से पूर्व, जैसे मान लो संसद को तेलंगाना बनाना, ठीक है, तो राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी उस विधेयक पर, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर मंजूरी देने से पहले तेलंगाना विधानसभा को वो भेजता है, ठीक है ना। मतलब तेलंगाना उस समय जैसे नहीं बना तो आंध्र प्रदेश विधानसभा थी, अब जैसे विधान परिषद भी थी, तो वो हो गया विधानमंडल। विधानमंडल के 2 रूप हो जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, अगर उस राज्य में है तो। जैसे अभी वर्तमान समय में 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर तो अब राज्य रहा ही नहीं, तो जम्मू कश्मीर तो हटा दो। उसके अलावा 6 राज्य कौन से विधान परिषद वाले? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य जिनमें विधान परिषद आज है। बाकी हर राज्य में विधानसभा तो है ही, लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये सिर्फ 6 राज्यों में, ठीक है। यूं तो अनुच्छेद 3 के संबंध में 2 शर्तें क्या हो गई? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, और दूसरी शर्त, राष्ट्रपति अपनी संस्तुति देने से पूर्व संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछता है, ठीक है। फिर क्या है? राष्ट्रपति मतलब संसद राज्य विधानमंडल का मत मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार कर सकता है, ठीक है ना। यूं है,
अब जैसे मैं आपको बताऊं कि तेलंगाना का जैसे जो हुआ तो उसमें कुछ प्रपोजल दिए थे आंध्र प्रदेश सरकार ने, लेकिन वो नहीं माने फिर, जैसा केंद्र को सही लगा वैसे किया ऐसे। फिर जैसे क्या है, यूपी सरकार ने, जैसे मायावती ने प्रपोजल भेजे थे केंद्र सरकार को यूपी का विभाजन करने के लिए तीन, मतलब पूर्वांचल, मध्यांचल और इधर पश्चिमांचल के रूप में, लेकिन फिर वो नहीं माने थे केंद्र सरकार ने, यूपी का विभाजन नहीं किया ऐसे। तो केंद्र सरकार का पलड़ा भारी है इसमें, ठीक है। तो इस तरह ये स्पष्ट है कि संविधान संसद को ही है, किसको, संसद को ही अधिकार देता है कि वह नए राज्यों को बनाने, उसमें परिवर्तन, उनके नाम बदलने, कौमा है, उनके नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है, ठीक है ना। राज्य चाहे तो भी वांछित परिवर्तन केंद्र सरकार से नहीं करा सकता। दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार, ठीक है ना, भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं 370 अनुच्छेद, जम्मू एंड कश्मीर भाग, अपन जैसे अपन पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। जैसे आप देखो ये 370 में आपको बताऊं, ये थोड़ा सा ऊपर देखो, ये अनुच्छेद 300 देखो, ये इसका ये प्रकृति ये, सॉरी इसमें नहीं, ये नीचे वाला, सॉरी, ये अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, मतलब टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। जो टेम्परेरी प्रोविजन था अपना जम्मू एंड कश्मीर का 370 इसी में तो आ रहा है ना, ये भाग 21 में। तो अब जैसे जम्मू कश्मीर का अपन ने स्टेट का दर्जा खत्म किया, समझ लो, तो वो जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा से अपन ने कुछ नहीं पूछा, जैसा केंद्र को सही लगा वैसा कर दिया, है कि नहीं है। तो ये लाइन है, संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर को मिटा दिया, पीओके को अपन आज ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत के लिए सही कहा गया है विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मेन में सीधी आ जाती है ना। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, ठीक है ना। अविभाज्य संघ मतलब संघ तो अविभाज्य है, संघ से आज कोई चाहे तो राज्य अलग नहीं हो सकता, समझ लो ना। तो ये तो हो गया अविभाजित संघ। और विभाजित राज्य डिस्ट्रक्टिबल स्टेट से क्या मतलब है कि बगैर राज्यों की सहमति के संघ, मतलब केंद्र सरकार उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उनकी बाउंड्री में परिवर्तन कर सकती है, जैसे अपन ने देखा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हुबहू आ जाती है, टेस्ट में पूछूंगा मैं, क्यों भारतीय संघ को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ बोलते हैं। वाई इंडियन यूनियन इज नोन एज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अपन को पता होनी चाहिए यू, ओके। अब आगे आ जाओ। अब जैसे अपन इसी के अमेरिका से तुलना करते हैं, अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। क्या है, अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्य की अनुमति के नहीं कर सकती, इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ कहा गया है। मतलब वहां संघ कभी भी विभाजित हो सकता है, कभी भी कोई राज्य चाहे वहां सरकार से अलग हो सकता है। ये था अपना आर्टिकल 3। फिर अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में ये घोषित है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, मतलब विदेशी भूमि वाला जो है, 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। कहने का मतलब इसमें संयुक्त अधिवेशन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा ही इसको अपन कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 वाले विदेशी भूमि को लेना, है ना, संविधान संशोधन नहीं माना जाता, ठीक। संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा वो, है ना। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, जैसे मैं आपको बताऊं सिक्किम का जैसे था, अपन लेके आए अपने पास अपन सिक्किम को, ठीक है ना। और पौंडीचेरी, दादरा एंड नागर हवेली, ये सारा जो अपन ने काम किया ये विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अपन ने किया। हाँ, उनसे संबंधित अगर जैसे कोई व्यापार संबंधी कोई मुद्दा है ऐसा, तो अन्य चीज के लिए अपन संविधान संशोधन कर सकते हैं उस राज्य से संबंधित, लेकिन इन जहां तक प्रवेश और स्थापना की बात है अनुच्छेद 2 के तहत उसमें किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, है ना, अनुच्छेद 3 मतलब जैसे अपन देखा नए राज्यों का
गठन या सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन। संसद को यह अधिकार देता है कि वो किसी राज्य का क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे। जैसे देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे आज मान लो भारत सरकार को लगता है कि जैसे राजस्थान में जो जयपुर है ना, ये पाकिस्तान को दे दिया जाना चाहिए, ठीक है, तो क्या केंद्र सरकार दे सकती है क्या, सवाल ये है। तो बिल्कुल दे सकती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को कभी भी लग जाए कि जयपुर पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए, जैसे मेरा कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए राजस्थान में से, तो दे सकती है केंद्र सरकार। लेकिन ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार को पहले संविधान संशोधन करना पड़ेगा, समझ लो, देने के लिए करना पड़ेगा। जबकि अपन कोई लेते हैं अपने अंदर जैसे कुछ है, तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, यूं है, ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 3, ठीक है, कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य को किसी अन्य क्षेत्र को दे तो दे सकती है। देखो क्या है ये, बेरुवाड़ू संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संघ की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। लेकिन क्या यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है। जैसे क्या हुआ, 16वां संविधान संशोधन किया अपन ने, भारत बांग्लादेश एनक्लेव का स्थानांतरण हुआ, कुछ जो भूमियां एनक्लेव अंतस्थ भूमि भारत के अंदर थी वो अपन ने किसको दे दी, बांग्लादेश को दे दी। मतलब 4 राज्यों से अपन ने अंतस्थ भूमियां निकाल कर दी है बांग्लादेश को, मतलब पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 16वां संविधान संशोधन जो हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिस्ट जो मैंने दे रखी उसमें है, तो उसमें ये 4 राज्यों से भूमियां निकाल के अपन ने बांग्लादेश को दी है और कुछ बांग्लादेश से अपन ने लिए, ठीक है। तो केंद्र सरकार किसी भी राज्य का हिस्सा दे सकती है विदेश को, लेकिन उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जैसे 16वां संविधान संशोधन हुआ, 4 राज्यों से भूमियां निकालकर बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा से निकाल कर अपन ने किसको दे दी, बांग्लादेश, और फिर बांग्लादेश से भी अपन ने कुछ ले ली, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे ये था अपना। अब इसमें देखो ये जो अनुच्छेद 4 वाला जो अपन ने पढ़ा ना, कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जैसे अपन नए राज्यों की स्थापना करते हैं और प्रवेश में स्थापना, और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अपन कुछ चेंज करते हैं तो उसके संविधान संशोधन नहीं माना जाता। तो इसका अनुच्छेद 3 का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे अभी अपने जम्मू कश्मीर को खत्म किया 370 को, तो कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ 370 को खत्म करने के लिए। आप जैसे पढ़ लो आज की तारीख तक, मतलब 13 जून 2020 तक संशोधन जो हो चुके हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो 104 हो चुके हैं। और जबकि अपन ने 30 अक्टूबर 2019 को ये लागू हो गया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, तो उसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता। तो अनुच्छेद 2 और 3 के लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता जहां तक अपने देश की बात है, प्रवेश की बात है। 2 के तहत प्रवेश या गठन और 3 के तहत तो पूरा अपना अंदर की बात है ही। लेकिन 3 के तहत अगर किसी अन्य देश को देती है भारत सरकार, है ना, देने के मामले में संविधान संशोधन करना पड़ेगा, लेने के मामले में नहीं करना पड़ता। ये कोर बिंदु है, ये अपने को समझना है। ओके, तो ये थे बेसिक आर्टिकल। अब अपन ने जैसे देखा कि भाग 1 के अंदर अनुच्छेद आ गए 1 से 4 तक, भाग 1, तो ये अपन ने इनकी बेसिक परिभाषा देख ली, ये अपन को पता होनी चाहिए बेसिक डेफिनेशन। अब अपन आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन जैसे देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ओके, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या कहती है, बेसिक फैक्ट्स हैं इसमें, ऐसा कोई ऐसा ज्यादा टेक्निकल नहीं है। देखो, भाषा है ना, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये बहुत बड़ी चुनौती थी एक आजाद भारत के सामने, जिसको मतलब अपन जैसे देखेंगे फाइनल जैसे जो हुआ था, मतलब इंदिरा गांधी के समय हुआ था, इशू तो शुरू हो गया था बिल्कुल जस्ट बाद ही, नेहरू के बाद ही, लेकिन फिर जैसे धीरे धीरे बीच में नेहरू के समय इसमें कुछ चेंजेस हुए, फिर इंदिरा गांधी के समय और चेंजेस हुए। मतलब इंदिरा गांधी का भाषा आधारित पुनर्गठन में इतना रोल नहीं है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज में ज्यादा है, राज्य की भाषा क्या होगी, ठीक है। ये नेहरू के समय की खास खास बातें 64 तक की, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, ठीक है ना, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर, ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, आता क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में ये भाषा आधार पर पुनर्गठन के लिए आयोग बना था, ठीक है ना। ये यूं था कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, है ना, मतलब यूं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा को बोलते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस। उसके अध्यक्ष कौन थे, एस के धर, है ना। ये 1948 में सबसे पहले आयोग बना, इसमें 4 सदस्य आयोग की स्तुति की गई, इस गठित किया गया था, नियुक्ति। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया, ठीक है ना, एस के धर आयोग, ये सबसे पहला ये था, अभी और आएंगे आयोग, लेकिन सबसे पहला था एस के धर
1948 और उसने विरोध किया। ये देखो ये चीज जो है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये मैंने अपने मॉडर्न इंडिया जो उसमें भी काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ, उससे भी मदद ले लेना। और यहाँ से भी एस के दर आयोग सबसे पहला, लेकिन इसने मना कर दिया क्योंकि देखो आजाद भारत के सामने जैसे पाकिस्तान विभाजन हो ही चुका था 47 में, अपना पाकिस्तान अलग हो गया था, गरीबी थी, भुखमरी, अशिक्षा, तो ये सब विकास, ये सब चुनौतियां भारत के सामने थी। तो नेहरू का मानना था कि जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो सबसे पहले आना चाहिए। तो इस समय मतलब 1948 में नेहरू को नहीं लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उन पर डिस्कस उन्होंने नहीं किया इस इशू। ओके, ये क्योंकि देखो आपने यूं है कि मतलब भाषा काफी ज्यादा थी इंडिया के अंदर, ठीक है। जैसे अपन जैसे देखते हैं कि बहुत जल्दी जैसे अपने पानी और वाणी बहुत जल्दी जैसे बदल जाते हैं भारत के अंदर, नदी नाले और भाषा इतने हैं कि पानी और वाणी बहुत जल्दी बदल जाते हैं। तो इसलिए अपन नहीं चाहते थे कि भाषाई आधार पर अगर अपन राज्यों का गठन करेंगे, तो नेहरू का ही मानना था कि भारत के अनेक टुकड़े हो जाएंगे, है कि नहीं। तो अनेक भारत के विभाजन को रोकने के लिए उन्होंने इस चीज को मना किया कि भाषा आधार पर अभी भारत का पुनर्गठन या राज्यों का गठन अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके दर आयोग ने कर दिया मना। फिर क्या हुआ, दर आयोग के निर्णयों की परीक्षा के लिए 1949 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इसको जेवीपी कमेटी बोलते हैं, कई बार सीधा आ जाता है जेवीपी समिति का संबंध किससे है, या ये जेवीपी क्या था, तो जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया, ये जेवीपी समिति है। जैसे एस के दर था, फिर जेवीपी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भाषा आधार पर राज्यों की मांग को क्या कर दिया, इसने भी खारिज कर दिया। तो धर आयोग ने भी खारिज कर दिया, जेवीपी ने भी खारिज कर दिया, क्योंकि उनको लगता था यार भारत टूट जाएगा ऐसे। ओके, फिर क्या है कि जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य है ना, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने, तेलुगु मतलब मद्रास जो स्टेट था उस समय, उसमें आज का वर्तमान तमिलनाडु और जो आज का आंध्र प्रदेश है ना, तेलंगाना से हटा हुआ, ये सारा मद्रास स्टेट में आता था, तेलुगु और तमिल। तो आज तमिलनाडु में तो तेलुगु बोली जाती है, सॉरी तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्रीरामुलु, ये था ना, ये पोट्टी, ये पीएसआर लिखा हुआ, ये फोन चेंज हो गया था, पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ किया, ठीक है। मद्रास राज्य में पोट्टी श्रीरामुलु पीएसआर के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ हुआ, क्योंकि जो भाषाई जो मांग कर रहे थे भाई, उनकी तो डिमांड थी कि बनाओ राज्य भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लेकिन धर आयोग और जेवीपी आयोग मना कर दिए। तो उनमें असंतोष, डिससेटिस्फेक्शन आया, तो उन्होंने पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। फिर क्या, 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आंदोलन और भड़क गया। रमल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया, ठीक है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश वही अपने नर्मदा गोदावरी, ठीक है, जिससे तेलंगाना अलग हुआ, वो आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत का भाषा, लिंग्विस्टिक के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। यह सवाल आता है, कौन सा था पहला, आंध्र प्रदेश। कब हुआ, 1953, 1 अक्टूबर 1953। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, कुरनूल थी, करनूल या कुरनूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुरनूल या करनूल, ठीक है, ऐसे ही है। कुरनूल की लोकेशन देखो आंध्र प्रदेश के मैप में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बॉर्डर पे कर्नाटका के, कर्नाटका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से भी। कुरनूल, राग के टीले यहाँ से मिले कुरनूल से। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, ठीक है। मतलब 53 में पहले तो बन गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद अब राज्य पुनर्गठन आयोग बना भाषाई आधार पर करने के लिए, है ना, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन बोलते हैं इसको, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, ठीक है। जैसे एस के दर जेवीपी, अब जो तीसरा बना उसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसके अन्य सदस्य थे ये पंडित हृदयनाथ कंजूरू और के एम पन्नीकर, बहुत इंपॉर्टेंट है फजल अली आयोग, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। मतलब देखो सीक्वेंस कैसे है, 1953 में पहले आंध्र प्रदेश बन गया, पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश बन गया 53 में, फिर 53 में आयोग का गठन हुआ, ठीक है। फिर आयोग ने अपनी सिफारिश दी और इस सिफारिश के आधार पर अधिनियम कब बना, 1956, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं बहुत।
पहले आंध्र प्रदेश बनाया, फिर आयोग बनाया और फिर अधिनियम बनाया। आंध्र प्रदेश बनना 1953, आयोग का गठन 1953 और अधिनियम 1956 1956। ठीक है, 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। ये देखेंगे अपन कैसे। फिर नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार, है ना, यहाँ मतलब ये आंध्र प्रदेश वाली कहानी तो ये फिनिश हो गई। अब देखो आगे क्या है। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां, फ्रांसीसी बस्ती थी पौंडीचेरी, ध्यान रखना है इसको, पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर और कारिकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पौंडीचेरी तमिलनाडु में, अपने जो ये यनम है, यनम ये अपने आंध्र प्रदेश वर्तमान, चंद्रनगर ये तमिलनाडु, कारिकाल ये तमिलनाडु में है, सॉरी यनम जो है ना ये केरल में है, और अपने आंध्र प्रदेश में माहे, ऐसे। ठीक है ना, तो ये पौंडीचेरी मतलब पौंडीचेरी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है वर्तमान में भी जिसके हिस्से 3 राज्यों में फैले हुए हैं। ठीक है ना, जैसे तमिलनाडु में तो पौंडीचेरी, कारिकाल, फिर केरला अपने है यनम, एंड अपने आंध्र प्रदेश में भी फैली हुई है, ऐसे। ओके, तो फ्रांस की सरकार से ये ले लिए। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघराज्य क्षेत्र का गठन किया गया 1956। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एंड दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगाली, है ना, गोवा किससे लिया अपन ने, पुर्तगाली, दमन एंड दीव किससे, पुर्तगाली और गोवा के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन एंड दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करते हुए भारत का अभिन्न अंग बनाया। ठीक है ना, देखो इसके लिए कोई जरूरी नहीं था संविधान संशोधन, लेकिन उससे संबंधित और जो प्रोविजन थे वो अपन ने जोड़े संविधान संशोधन। जैसे फ्रांस से संबंधित अपने पौंडीचेरी से संबंधित नहीं हुआ संविधान संशोधन, समझ रहे ना। तो अनुच्छेद 2 और 3 के में संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन और कोई जैसे व्यापार संबंधी कोई अपन को मुद्दा कोई साइन हुआ, कुछ हुआ, उसके लिए संविधान संशोधन अपन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर जम्मू कश्मीर व लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन 30 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। अब देखो इसके लिए कोई संविधान संशोधन अपन ने नहीं किया, ऐसा ही। दादर और नागर हवेली, ये देखो ये दोनों लेटेस्ट बिंदु है। दादर और नागर हवेली तथा दमन एंड दीव का 26 जनवरी 2020, लेटेस्ट चीज है। एक ही इकाई मतलब इन पहले दोनों अलग अलग थी, अब इन दोनों को अपन ने एक ही कर दिया। मतलब पहले दादर और नागर हवेली अलग थी और दमन एंड दीव अलग थी, अब एक ही हो गई, DNHDD, मतलब दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव में विलय हो गया। मतलब ये दोनों अब एक इकाई हो गए। अब पूरी ये मतलब दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव अब एक यूनियन टेरिटरी है, और उसकी राजधानी क्या है, दमन। 26 जनवरी 2020 को हुआ। इस प्रकार वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, जम्मू कश्मीर को हटा दे दो, और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन जैसे आप देखोगे, हो सकता है कि वो क्वेश्चन तो देखो पहले आया हुआ है, तो उसमें वो आंसर उसका उस समय के हिसाब से आंसर सही है। लेकिन अभी अपन उस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र अपन को करने पड़े। जैसे ये बुक्स वगैरह है, अभी कोई बुक्स में नहीं आया है, अपने ज्यादातर बुक्स में 28 राज्य 8 संघ राज्य नहीं है, समझ रहे हो। जैसे बेरेक्ट वगैरह में तो अभी टाइम लगेगा इसके अंदर, फिर ये सही हो जाएगा। जैसे 26 जनवरी वाली बात तो अब बुक्स में छपती होती, लेकिन जैसे मार्च में लॉकडाउन के कारण ये संभव ही नहीं हो पाया बुक्स का छपना रहना, ऐसे। ठीक है, तो वर्तमान समय का मतलब है ये अपन बात कर रहे हैं जून 2020 की। ओके, इन्हें ही संविधान मतलब 28 राज्यों और 8 संघ राज्यों को संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया, ऐसे। प्रथम अनुसूची में नाम बताई थी अभी। फिर क्या बेरुवाड़ी संघवाद, ये देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेरुवाड़ी संघ। ठीक है ना, ये वर्तमान जैसे पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, अपने मतलब बांग्लादेश से रिलेटेड था उस समय, और इसी को अपन बोलते हैं नेहरू नून समझौता, इससे रिलेटेड मतलब 1958। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा को समाप्त करने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय राज्यों को अन्य राज्यों को देने की नहीं है। ठीक है ना, मतलब साधारण तरीके से नहीं दे सकती, लेकिन यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संविधान संशोधन कर किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान ढाका को स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब ये बेरुवाड़ी जो था एक गांव था, वो पश्चिम बंगाल से निकालकर अपन ने बांग्लादेश, मतलब उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश तो 70 में बना है, ये बात है 1960 की। तो पूर्वी बांग्लादेश, उसकी राजधानी थी ढाका। ठीक है, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान तो अपन बोलते थे ये लाहौर इस्लामाबाद जो है इसको, मतलब ये भारत के पश्चिम में था इसलिए।
और जो बांग्लादेश था उसको 1970 से पहले अपन पूर्वी बांग्लादेश बोलते थे, क्योंकि वो भारत के पूर्व में था। जैसे अपन ये देखें, ये नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट और ईस्ट, ठीक है ना। इन चारों शब्दों को बना के शब्द बनता है न्यूज। मैंने बताया आपको, न्यूज NEWS, चारों दिशाओं की जानकारी। तो लाहौर इस्लामाबाद अपने पश्चिम में, तो पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे लाहौर इस्लामाबाद, मतलब जिसकी राजधानी अपने इस्लामाबाद थी। और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश अपने, मतलब ढाका अपने पूर्व में है इंडिया की, ये दिल्ली है, तो इसलिए उसको पूर्वी पाकिस्तान ढाका, ठीक है। तो अपन ने बेरुवाड़ी जो गांव था वो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया अपन ने, पूर्वी पाकिस्तान बोलेंगे 1917 को। 1908 में तो पूर्वी पाकिस्तान ही था, वो दे दिया। लेकिन कैसे दिया अपन ने? संविधान संशोधन करके। कौन सा? 9वां, है ना। फिरोज खान नून, ये जो नून जो आ रहा है ना, नेहरू तो अपने प्रधानमंत्री, नून कौन थे? फिरोज खान नून पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे 57 से 58 तक, ऐसे। तो फिर जैसे आज ये जो 1960 में जो चीज रह गई थी ना, वो अपन ने पूरी करी है संविधान संशोधन से 2019 में। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ, LBA हुआ ना, नरेंद्र मोदी और अपने अभी अपन जैसे देखते हैं शेख हसीना के साथ जैसे जो हुआ एग्रीमेंट, 2019 संविधान संशोधन, ऐसे। तो ये 1960 में जो कहानी रह गई थी ना बाकी, ये 2019 में मोदी ने पूरी करी है, ऐसे। ओके, ये था एक बेसिक चीज। फिर अपन देखते हैं संविधान संशोधन, ये बेरुवाड़ी बात संघ से आगे की बात इसमें है। संविधान संशोधन 2015, सॉरी 2019 नहीं है, ये 2015 था, ये थोड़ा स्लिप ऑफ टंग, 2015 है ये, 2015 संविधान संशोधन 2015, ठीक है ना। संविधान संशोधन 2015 के द्वारा 111 विदेशी अंतः क्षेत्र एनक्लेव, एनक्लेव जैसे क्या है, जैसे अपन यूं, जैसे ये अपन भारत का मैप जैसे देखते हैं, ठीक है ना, ये इधर, ठीक है। एनक्लेव्स क्या थे? जैसे छोटे छोटे हिस्से थे, बांग्लादेश के अंदर कुछ भूमि के हिस्से और ये भारत में। तो भारत के अंदर जैसे ये छोटे छोटे बिंदु मैंने लगाए, ये एनक्लेव्स, ये भारत की भूमि पे थे, समझ रहे हो, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल बांग्लादेश का था। ऐसे बांग्लादेश के अंदर कुछ छोटे छोटे भूमि के टुकड़े थे, उनके ऊपर कंट्रोल भारत का था। तो ये कुछ कुछ ऐसा था देश के अंदर देश। तो इससे क्या, जैसे स्मगलिंग होती थी, हथियारों, जाली करेंसी, फेक करेंसी की आदान प्रदान होता था। तो ये एनक्लेव इसलिए आदान, मतलब एक दूसरे से ट्रांसफर करना इसलिए जरूरी थे। ये करंट में अपन ने देखा है पूरा दर्पण में, ठीक है। को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया, जबकि बांग्लादेश से 51 अंतर क्षेत्रों को भारत से हस्तांतरित किया गया। इस संशोधन ने चार राज्य कौन से जो अपने बांग्लादेश से जो अड़ते हैं? रेड क्लिफ, देखो रेड क्लिफ जो है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खींची थी 1947 में। तो 47 में तो दो पाकिस्तान था हमारे पास, पश्चिमी और पूर्वी। तो रेड क्लिफ रेखा ये इधर वाली भी है, अपने लाहौर वाली भी, और ढाका वाली, दोनों को अपन बोलते हैं रेड क्लिफ, ठीक है ना। तो रेड क्लिफ पे जो जो आते हैं अपने चार राज्य, पूर्वी बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, उन चारों की प्रभावित हुई है सीमा। तो कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, जैसे अपन क्रम में लेके चले, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल हो गया, आसाम हो गया, फिर मेघालय हो गया, और फिर त्रिपुरा हो गया। तो चार राज्य पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को संशोधित किया गया है, क्योंकि अंतर क्षेत्र जो 111 भारत ने दिए बांग्लादेश को, वो तो अपने इन चार राज्यों में ही तो थे, ये डॉट डॉट जो लगे हुए हैं, ऐसे, ठीक है ना। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो रेड रेड डॉट्स जो है ना, वो तो ये हो गए भारत ने जो बांग्लादेश, मतलब देखो, ये देखो, ये जैसे मैं बताऊं, देखो ग्रीन डॉट्स, देखो ग्रीन डॉट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ग्रीन डॉट्स पहले बांग्लादेश में थे, लेकिन इन पर कंट्रोल भारत का था। तो ये भारत भारत ने सौंप दिया बांग्लादेश को, ठीक है। और फिर जो मैं आपको बताऊं, अब मैं ये जो डॉट्स लगा रहा हूँ ना, ये अपने येलो कलर में जो डॉट्स लगा रहा हूँ, ये येलो कलर में जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ना, ये इन चार राज्यों में थे, बांग्लादेश के थे लेकिन भारत में थे। तो ये बांग्लादेश ने सौंप दिए भारत को, समझ लो। तो ये 51 जो है ना येलो, ये तो बांग्लादेश ने भारत को सौंपे हैं। और ये जो ग्रीन है 111, ये भारत ने सौंपा है। तो भारत तो वो सौंपेगा ना जो बांग्लादेश की भूमि पे भारत के थे, समझ रहे हो। तो ये ग्रीन वाले बांग्लादेश की भूमि पे भारत के अंतर क्षेत्र थे, तो भारत ने सौंप दिए 111। और ये येलो डॉट्स हैं, ये भारत की धरती पे बांग्लादेश के पास थे, तभी तो देश के अंदर देश में बोल रहा हूं आपको, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। तो येलो वाले चूंकि भारतीय भूमि पे थे तो बांग्लादेश ने दे दिए 51, ग्रीन वाले चूंकि बांग्लादेश की भूमि पे थे उन पे भारत ने अपना अधिकार छोड़ दिया, ऐसे। ओके, तो ये 100वां संविधान संशोधन 2015। तो मैंने बताया ना, देखो
आज बांग्लादेश का कोई हिस्सा, जैसे सॉरी पाकिस्तान अपने पश्चिम बंगाल का कोई हिस्सा लगे केंद्र सरकार को बांग्लादेश को दें, तो जैसे बेरुवाड़ी दिया, लेकिन संविधान संशोधन दिया 90 से, और आज अंतर क्षेत्र दिए अपन ने पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा से निकाल के बांग्लादेश, मतलब जो थे बांग्लादेश के पास, वो अपन ने बांग्लादेश को दे दिए। तो संविधान संशोधन से दिए ना, कौन से 100 100 ऐसे। ठीक है, तो ये था। अब कुछ जैसे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जैसे जो एग्जाम में आते हैं काफी, उनको अपन एक बार बेसिक देख लेते हैं।